कि अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, सुनना चाहता हूँ। एक समर्थ सच्ची आवाज़, यदि ये कहीं हो। अन्यथा इसके पूर्व की मेरा हर कथन, हर मंथन, हर अभिव्यक्ति शून्य से टकराकर फिर वापस लौट आए। उस अनंत मौन में समा जाना चाहता हूँ जो मृत्यु है। वह बिना कहे मर गया, यह अधिक गौरवशील है यह कहे जाने से कि वह मरने के पहले कुछ कह रहा था जिसे किसी ने सुना नहीं। यह कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी है। तो आज हमारे बीच मिस्टर सुरजीत पाल जी उपस्थित हैं, तो मैं उनका पूरे साहस परिवार की तरफ से स्वागत करना चाहता हूँ। तो सर, हमारा आज का पहला प्रश्न है कि आप कहाँ और क्या काम करते हैं? सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को और टीचर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत पाल है और मैं टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस में लास्ट 4 ईयर से वर्किंग में कार्यरत हूँ और अपने समाज को सेवा दे रहा हूँ। आज मैं अपने क्लस्टर में 5 ब्रांचेस के साथ कार्यरत हूँ और यहाँ पे सीनियर पद पे सीनियर बिजनेस एसोसिएट के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ और सबको सेवाएं और मौका दे रहा हूँ। तो सर, ये लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा का मतलब क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस और जीवन बीमा अगर हम देखें कि हमारे जीवन के मूल्य को एक फाइनेंशियली रूप में उसको कैलकुलेशंस करके उसके माध्यम से उसकी वैल्यूएशन किया जाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति का फाइनेंशियली प्लान अगर वो करता है, उसके साथ उस व्यक्ति पे परिवार के लिए जो भी जोखिम होती है उन सभी चीज़ों का उसका वहन किया जाता है। उस व्यक्ति के न रहने पे उसके परिवार को ये सभी लाभ मिलते हैं। वह व्यक्ति अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लानिंग करता है। बच्चों के एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आने वाले समय में जो भी धनराशि चाहिए होता है, उन सभी चीज़ों के लिए वो प्लान करके आने वाले समय में आने वाली परिस्थितियों के साथ लड़ने के लिए तैयार होता है। सर, ये इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं? इंश्योरेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जनरल इंश्योरेंस, जिसमें हमारे मोटर व्हीकल, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, जितने भी बिजनेस होते हैं, स्कूल होता है, इन सभी चीज़ों का इंश्योरेंस होता है। जैसे अचल वस्तु जिसे बोला जाता है। दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें हमारे द्वारा होने वाले जितनी भी गंभीर बीमारियां होती है और उस दौरान हॉस्पिटल में जो भी एक्सपेंसेस होता है, खर्चा होता है, उसका वहन हेल्थ इंश्योरेंस करके आपको दिया जाता है। तीसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो है हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है और ये आपके फाइनेंशियल प्लान को दर्शाता है, जिससे आपको आने वाले समय में लाभ मिलता है। इसके बाद 3 कैटेगरी के बाद बहुत सारे इसके अंदर और भी रूप में होते हैं। अगर इंश्योरेंस के प्रकार की अगर हम बात करें, ये कैटेगरी हो जाता है, एक तरह से 3 वर्ग में इसको बांटा गया है। इसके जितने भी लाभ होते हैं वो अलग अलग रूप से अलग अलग ज़रूरत है कि आपको किस तरह की ज़रूरतें होती है। आपको जैसे एजुकेशन के तौर पे बच्चों की एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, रिटायरमेंट्स के लिए, पेंशन्स के लिए, इनकम सॉल्यूशंस के लिए, आने वाले समय में मुझे लॉन्ग टर्म 100 साल की उम्र तक मुझे इनकम चाहिए, तो गारंटेड सॉल्यूशंस के साथ में ये बेनिफिट्स आपको दिया जाता है। और एक इंश्योरेंस होता है सुरक्षा, जिसे हम हमारे इसमें प्रोटेक्शन टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं। ये टर्म इंश्योरेंस हमारे बाद हमारे परिवार के लिए काम आता है, जिसकी धनराशि हमारे परिवार के सदस्यों को दिया जाता है। जो भी इसमें नॉमिनेट होते हैं, बेनिफिशियरी होते हैं, उनको इसका लाभ मिलता है।
आज हर घर में लोन है, हर घर लोन से उसका बेनिफिट लाभ ले रहा है सारी चीज़ें, लेकिन लोन को भी सुरक्षित करना आवश्यक होता है। मान लीजिए मैंने एक लोन ले रखा 50 लाख का, और कल भविष्य में अगर मैं उसको ना चुका पाऊँ, मैं किसी घटना के दौरान मैं चला जाता हूँ और वो सुरक्षित नहीं किया है मैंने, तो उसका लोन का वाहन जो है मेरे परिवार को करके देना पड़ेगा। तो इन चीज़ों के लिए जीवन बीमा आवश्यक होता है और इस सारे सॉल्यूशंस का लाभ अलग अलग रूप में दिया जाता है। सर, बीमा करवाने की क्या प्रक्रिया होती है? बीमा करने की प्रक्रिया होती है, सबसे पहला एज कि हम किसके लाभ के लिए लेना चाह रहे हैं, दूसरा होता है इनकम। ये दो चीज़ मूल्यवान चीज़ें हैं कि मेरी इनकम कितनी है, हम जिन्हें देना चाह रहे हैं उनकी इनकम कितनी है और उनकी एज कितनी है। तीसरा आता है स्वास्थ्य, जो सबसे बड़ा है। आज हर व्यक्ति स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ तो मैं कहूँगा मुझे बीमा नहीं चाहिए, ऐसा होता है क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ। जब मैं रोगी हो जाऊँगा, जब मैं डिसीज से ग्रसित हो जाऊँगा, उस समय मुझे बीमा की आवश्यकता होगी, क्योंकि मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। हो सकता है वो हॉस्पिटल का हो सकता है वो कहीं दवाइयों का हो, तो उस समय हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो उस समय कोई भी बेनिफिट हमें नहीं लेने देंगे और हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम अस्वस्थ हैं। तो जब तक हम स्वस्थ हैं उसी समय हम इन चीज़ों का लाभ लेंगे, तो ही हमें आने वाले समय में उसका बेनिफिट दिया जाएगा। निरोगी है तभी इन सब का लाभ हम ले सकते हैं, और जब रोगी हो जाते हैं तो इन चीज़ों का लाभ से हम वंचित हो जाते हैं। सर, जैसे आपने कहा कि एज और इनकम और स्वास्थ्य, ये तीनों इम्पोर्टेंट होते हैं इंश्योरेंस में। सर, एज लिमिट क्या होती होगी इंश्योरेंस के लिए? 90 डेज से लेकर के 85 डेज, 85 ईयर, एक चाइल्ड का बर्थ हुआ 90 डेज के बाद वो इंश्योरेंस ले सकता है, उसका पेरेंट्स। उसके अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं। वो अपने बच्चे के लिए एक आने वाले 20 साल बाद उसको हायर एजुकेशन करना है, उनको डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्लानिंग करके आज से ही उसके लिए पैसा एकत्रित करना चालू कर देंगे, कलेक्शन करना चालू कर देंगे। जब भी मेच्योरिटी होगी 20 साल बाद उस बच्चे को उसका पैसा दे दिया जाएगा, उसका ड्रीम के पूरे करने के लिए उस पैसे का यूज़ किया जाएगा। इसके बाद होता है, यहाँ से लेकर के जर्नी चलती है 85 ईयर तक की एज के व्यक्ति के लिए। 85 साल के एज के व्यक्ति को भी हम सॉल्यूशंस दे सकते हैं। तो इसके अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं। ज़्यादा एज अगर क्राइटेरिया में हम देखें तो उनको पेंशन चाहिए, उनको उस समय उनकी इनकम खत्म हो जाती है, तो देन उनको आगे कंटिन्यू पैसा चाहिए होता है आगे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, लाइफ को जीने के लिए। बीच में जैसे अगर हम देखें 18 साल से लेकर के 45 ईयर तक के व्यक्ति को सभी सॉल्यूशंस की आवश्यकताएं होती है, जिसमें आपका हेल्थ सॉल्यूशन होता है, टर्म होता है, प्रोटेक्शन सॉल्यूशन होता है, इनकम सॉल्यूशन होता है, बच्चों की शादी के लिए सॉल्यूशंस होते हैं, एजुकेशन के लिए हर तरह के सॉल्यूशंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। बीमा करवाने का फ़ायदा क्या होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बीमा करने का फ़ायदा क्या होता है? आज मैंने बीमा तो कर लिया है या मुझे करना है, दो ही सवाल होंगे, या तो करना है या मैंने किया है, मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा? मान लीजिए मेरी 60 साल की एज में मैं रिटायरमेंट लेता हूँ। रिटायरमेंट के बाद मुझे तो पैसा चाहिए, बैंक डिपॉजिट मुझे इंटरेस्ट दे सकता है, आने वाले समय में वो भी ज़ीरो हो जाएंगे। एफडी इंटरेस्ट रेट ज़ीरो होकर के ज़ीरो होने वाले हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में जैसे जापान में, बाकी कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट नहीं है बैंक एफडी में, बैंक सेविंग बैंक में। तो आज के समय में अगर मैं 60 साल के बाद की अगर मैं आज देखूँ तो मुझे उस समय इनकम कंटिन्यू हर मंथ चाहिए है, तो वो इनकम मुझे यहाँ से मिलेगा, क्योंकि मैंने ये सोल्यूशन ले रखा है। आज से आने वाले 80 ईयर तक अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे फैमिली के लिए वन शॉट लम्प सम अमाउंट मैंने आज से बना के रखा है, जो मेरे न रहने पे वो पैसा उनके ड्रीम को पूरा कर सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। 2 राहुल हैं,
एक राहुल के पास मंथली इनकम 1 लाख रुपए है, सैलरी है उसकी 1 लाख रुपए मंथली, एनुअल 12 लाख रुपए इनकम वो करता है। दूसरा राहुल का भी सैलरी 1 लाख रुपए सालाना है, 1 लाख रुपए महीने का है और सालाना उसका 12 लाख रुपए का इनकम है। पहले वाले राहुल के पास घर है जो उन्होंने होम लोन के थ्रू लिया है, कार है जो उन्होंने होम लोन के थ्रू लिया है, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे अच्छी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, माता पिता है जिनकी एज है, उनकी भी जो एक्सपेंसेस है, दवाइयाँ हैं, वो सारी चीज़ें की भरपाई वो कर रहा है। लेकिन पहले वाले राहुल ने ये सारे खर्चे में से 0.5% का खर्चा हमें दे रहे हैं, जिससे मैंने उनको क्या दिया है, 1 करोड़ का सम एश्योर्ड, मीन्स 1 करोड़ रुपए का एक बीमा उनको दिया है। दूसरे वाले राहुल ने इस तरह से कोई भी सॉल्यूशंस नहीं लिए, लेकिन सारे खर्चे सिमिलर है उनके लिए। बट दूसरे वाले राहुल का अनसर्टेनिटी हो जाता है, आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है और डेथ हो जाता है। उस दौरान उनके पास कुछ भी नहीं था, बैंक बैलेंस जो भी है 5 लाख रुपए वो उनके पास मिल जाएगा, लेकिन आने वाले समय में उनके बच्चों को जिस अच्छे स्कूल्स में वो लर्निंग कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, वहाँ से निकलने के बाद हो सकता है उनको गवर्नमेंट किसी स्कूल्स में जाना पड़े, क्योंकि इतना पैसा आगे है नहीं। माता पिता का जो ट्रीटमेंट चल रहा है, दवाइयाँ चल रही है, हो सकता है कि फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़े, क्योंकि इनकम सोर्स खत्म हो गया है। पहले वाले राहुल के साथ भी यही हुआ है, लेकिन उनके फैमिली को हमने 1 CR का 1 करोड़ का अमाउंट दिया है। उनका इनकम भी डिस्टर्ब हुआ, इनकम खत्म हो गया है पहले राहुल का, लेकिन जो 1 करोड़ रुपए धनराशि उनको दिया गया है, उस राशि से वो एनुअल इंटरेस्ट 6% के अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे तो वो 12 लाख रुपए एज इट इज वापस उनका इनकम कंटिन्यू चलता रहेगा। बैंक से उनको साला महीने का इनकम उनको कंटिन्यू मिल रहा है, उनकी ड्रीम एज इट इज चल रही है, जैसे आगे चलना था, बच्चों को जो ड्रीम पूरी करनी थी वो एज इट इज चल रही है। किसके माध्यम से? ये जो एक लमसम अमाउंट उनके परिवार को दिया गया है। आने वाले समय में उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसके लिए भी वो सारी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके होंगे। तो इस तरह से लाइफ हमारा इस प्रकार होता है कि अनसर्टेनिटी हम नहीं उसका वैल्यूएट निकाल सकते, उसका कैलकुलेशन नहीं निकाल सकते कि कब किसके साथ क्या होगा, लाइफ कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ प्रोटेक्शंस होना आवश्यक है, वही काम इंश्योरेंस करता है। मेरे रहते मेरे लिए वो लाभ देगा, बेनिफिट देगा, मेरे ना रहने पर मेरे फैमिली को ये बेनिफिट देगा। आज मैं इनकम कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? फैमिली के लिए ऑब्वियसली। मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ, किसके लिए ले रहा हूँ? फैमिली के। तो यही सॉल्यूशन है। एक और उदाहरण देता हूँ। सपोज मान लीजिए मेरा कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई बेनिफिट मैंने नहीं लिया और आकस्मिक डेथ होता है, तो मेरे फैमिली को जाना पड़ेगा CMO, सांसद कोटे पे, PM कोटे पे, CM कोटे पे जाकर के गुहार लगानी पड़ेगी कि साहब राहत मनी दे दो, कौशल मनी दे दो केयर फंड में से आपके, ताकि मेरे फैमिली को आगे सर्वाइव करने में सपोर्ट हो। कितना पैसा दे देंगे? 5 लाख, 10 लाख सैंक्शन होगा, 25 लाख, वहाँ से आते आते 5 लाख हाथ में आएगा, हो सकता है वो भी 2 लाख हो जाए। लेकिन ये पैसा आपके लिए सेफ है, ये पैसा आपने डिजिटली हाथ से बना लिया है। आने वाले समय में आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, किसी परिवार के किसी सदस्य से आपको हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। सबका फैमिली है, सबका अपना अपना परिवार है। फैमिली में रिलेशन में आपको कितना सपोर्ट करेंगे? एक लिमिटेड समय तक और लिमिटेड अमाउंट तक, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं कर सकता। हर घर में एक खर्चा है, हर परिवार में एक एक्सपेंसेस होता है। तो इसलिए मेरी प्लानिंग मुझे ही करनी पड़ेगी और आज ये हमें समझना पड़ेगा कि हम ये क्यों करें, किस लिए करें। तो इसलिए इंश्योरेंस इज इम्पॉर्टेंट। सर, बीमा राशि प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया होती है? बीमा राशि प्राप्त करने की बहुत सारी प्रक्रिया होती है। व्यक्ति लाइव है, व्यक्ति जीवित है,
तो उसको कोई प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है अगर उसका केवाईसी पहले दिन से कंप्लीटेड है। आज हमारा डिजिटलाइजेशन इतना हो गया है कि पहले दिन से ही सारी चीज़ें कंप्लीट होती है। तो व्यक्ति अगर जीवित है और उनका मैच्योरिटी उनको मिल रहा है तो इंस्टेंट उनको कहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा, कंपनी डायरेक्ट उनके अकाउंट में फंड ट्रांसफर एजेंसी करती है। इनकेस अगर फैमिली में वो व्यक्ति नहीं है, बीमित व्यक्ति नहीं है, तो उनके नॉमिनी को अप्लाई करने पड़ेंगे, वो आवेदन देंगे। नॉमिनी अपना ऑलरेडी वो नॉमिनी अगर है तो वो नॉमिनी अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन करके अपना बैंक डिटेल वगैरह दे करके कंपनी को क्लेम करके अमाउंट अपने पास ले। तो कुछ बेसिक्स प्रक्रिया होती है, बैंक डिटेल्स, केवाईसी, आधार केवाईसी, नॉमिनी का और इंश्योर्ड पर्सन जो बीमित व्यक्ति होता है उसका, ये सारी चीज़ें डे 1 से ही ले लिया जाता है। अगर कुछ उसमें भी अगर होता है, चेंजेस होता है, तो वो बाद में क्लेम करके इस धनराशि को क्लेम कर सकता है। सर बीमा राशि पर कितना ब्याज लगता है? बीमा राशि जो क्लेम मिलेगा उस पर कोई ब्याज नहीं लगता, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता और उससे कोई टैक्स नहीं लगता। ये पूर्णतः टैक्स फ्री होता है। एक्सक्यूज मी सर, अभी इस साल से तो टैक्स लग रहा है जीएसटी 18%। अभी कुछ दिनों पहले बताया निर्मला सीतारमण। अगर हम पॉलिसी लेते हैं तो डेफिनेटली उसमें टैक्स लगेंगे। कुछ सॉल्यूशंस है जिसमें 4.5% का टैक्स लगता है। क्यूमुलेटिव बेसिस में वो कैलकुलेशन होता है 18% से, बस क्यूमुलेटिव बेसिस पे उसका 4.5% का टैक्स आता है। एंड प्योर प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस अगर कस्टमर ले रहा है अपने लिए, इंश्योर्ड व्यक्ति ले रहा है, तो उस पर 18% जीएसटी ऑनवर्ड्स लगते हैं। सब लग रहा है ना जीएसटी 18% जीएसटी कर दिया है सर 20 साल से। 18% जीएसटी है और वो पहले भी थे। हाँ, तो टैक्स जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, एंड जब हम क्लेम लेते हैं तो हमें वो टैक्स फ्री मिलेगा विदाउट टैक्स। उस पर टैक्स नहीं, उसमें कोई जीएसटी भी नहीं लगेगा, उसमें कोई टैक्स भी नहीं देना है, उसमें आपका टीडीएस भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है। प्योर अमाउंट जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है या क्लेम अमाउंट है वो नॉमिनी या पॉलिसी होल्डर्स को दे दिया जाए। एंड जब भी हम पॉलिसी लेंगे, जब भी हम जितने समय तक प्रीमियम पे करेंगे आने वाले समय में, उसमें जो भी अलग अलग सॉल्यूशंस पे अलग अलग प्रोविजन है, अलग अलग हमारे जीएसटी क्राइटेरिया है। कुछ सॉल्यूशंस में 18% टैक्स होते हैं, कुछ सॉल्यूशंस में 9% का टैक्स होते हैं, एंड कुछ सॉल्यूशंस में 4.5% का टैक्स होता है। एंड आने वाले समय में कांस्टेंट कुछ सॉल्यूशन जैसे प्योर टर्म होता है, जैसे प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें आने वाले टिल द पेइंग टर्म, जब तक कस्टमर भुगतान करेगा प्रीमियम धनराशि, तो उसको 18% का ही टैक्स पे करना है। बट गारंटेड सॉल्यूशन जैसे अगर कोई चाइल्ड एजुकेशन सॉल्यूशंस के लिए जा रहा है कस्टमर अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, तो उसमें आज अगर 4.5% का टैक्स दिया जा रहा है तो नेक्स्ट ईयर वो हाफ हो जाएगा, 2.25% का टैक्स हो जाएगा, रिडीम हो जाएगा। वो आगे आने वाले समय में कांस्टेंट चलता रहेगा 2.25%। सर आपने ये जॉब पाने के लिए क्या क्या किया? इसके लिए दो तरह से सिलेक्शन होता है। हम यहाँ इस इंडस्ट्रीज में करियर बना सकते हैं, आइदर फुल टाइमर, आइदर फ्रीलांसर। तो यहाँ अगर फुल टाइमर होना है एंड आपको एक हाई लेवल की करियर को अचीव करनी है, हाई लेवल डेजिग्नेशंस को अचीव करना होता है, तो आपको गवर्नमेंट्स का एक एग्जामिनेशंस होता है, एंड टाइम टू टाइम आपको इसके लिए टेस्ट वगैरह भी होते हैं, एग्जाम्स वगैरह भी होते हैं, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स वगैरह भी होते हैं। वो सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है आगे आने वाले समय में, जैसे जैसे आपका प्रमोशंस होता है। एंड 2 क्राइटेरिया में इसमें गवर्नमेंट ने इसको बांटा है, एक लाइसेंस क्राइटेरिया और एक विदाउट लाइसेंस क्राइटेरिया। तो यहाँ लाइसेंस क्राइटेरिया में काफ़ी वॉल्यूम में यहाँ करियर प्रोग्रेशंस होते हैं एंड अपॉर्चुनिटी बहुत होती है। आने वाले समय में हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस इंडस्ट्रीज़ में एग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं, एंड ये इंडस्ट्री आने वाले समय में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ के समय साथ में ये अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है। रीज़न फॉर आज के समय में अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें 20% से लेस देन
फैमिली इंश्योर्ड है, 80% का आपके पास अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी आज के समय में अवेलेबल है और डेफिनेटली आगे इंक्रीज होगा। ये विज़न है गवर्नमेंट का कि इस 80% को हम जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हम इसको फुलफिल करें और हर घर इंश्योरेंस हम ये ला करके दें। तो गवर्नमेंट भी इसमें काम कर रही है और गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही हम हमारे कस्टमर्स को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं एंड उनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही हम सारे बेनिफिट्स उनको देते हैं। तो अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा यहाँ बैठे अपने साथियों से कि अगर उन्हें कोई प्रश्न हो तो वह पूछ सकते। ये जो एग्जाम रहती है घर पे देनी पड़ती है? नहीं, ये एग्ज़ाम गवर्नमेंट भी कराती है और गवर्नमेंट की ऑथराइज सेंटर होती है जो हर शहर में अवेलेबल होती है। वहीं पर आपको ऑनलाइन ये एग्ज़ाम्स देनी होती है और इसकी ट्रेनिंग्स होती है। वो ट्रेनिंग्स आपको टाइम टू टाइम क्लियर करना पड़ता है। गुड मॉर्निंग सर। सर ये बीमा कराने में कितने दिन लगते हैं? डिपेंड करता है बीमा हम किस तरह का कर रहे हैं। अगर सम एश्योर्ड बीमा धन राशि ज़्यादा है तो उसमें समय लगता है, उसमें मेडिकल होता है, उसमें आपकी ब्लड टेस्ट जांचें होती है, आपको देखा जाता है, पूरा एग्जामिनेशन होता है, देन उस पॉलिसीज़ को आपको दी जाती है। एंड नॉर्मल पॉलिसीज़ होती है वो तो डे 1 में भी 24 आवर्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर। जैसे अपन हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें हर महीने हमको कुछ पैसे जमा करने होते हैं, तो हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो वो इंश्योरेंस हमें मिलता है, और अगर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो तो उन पैसों का क्या होता है? आज हम यहाँ पे 100 लोग हैं और इन 100 लोगों में हम आपसे 100 रुपया हर व्यक्ति से ले रहे हैं और हमने ये डिसीजन लिया है कि हमारे ये परिवार में से किसी भी एक व्यक्ति को अगर कोई जोखिम होता है, कोई इमरजेंसी होता है, तो यहाँ से हम एक धनराशि उस परिवार को देंगे, उस व्यक्ति को देंगे जिससे उनको लाभ मिलेगा, ताकि हमारे इस परिवार में आने वाले जोखिम से हम एक साथ लड़ने में हमें एक ताकत मिले। तो जो पैसा हम दे रहे हैं वो आपके लिए ही डिपॉजिट होता है और आपको ही आने वाले समय में आपको बेनिफिट्स का लाभ बढ़ा करके दे दिया जाता है। सर जैसे ये भी आयुष्मान योजना चली है शायद, जिसमें 5 लाख का फ्री इलाज होता है, तो वो इसके अंदर ही आता है? वो बिल्कुल डिफरेंट होता है इसी चीज़ के अंदर आएगा, है वो भी इंश्योरेंस, वो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया गया आयुष्मान योजना है, इंश्योरेंस है, वो हेल्थ इंश्योरेंस काउंट होता है उसमें, और ये गवर्नमेंट के माध्यम से ही आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलता है। सपोज कि अगर मैं यहाँ बात करूँ, आज हम यहाँ एजुकेशन करने क्यों आ रहे हैं? अच्छे एजुकेशन के लिए, अच्छी लर्निंग्स के लिए। जिस तरह से यहाँ सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उस फैसिलिटीज़ को हम एडॉप्ट कर सके और आने वाले समय के लिए हम प्रिपेयर हो और आने वाले समय में हमारे लिए सुनहरा भविष्य का निर्माण हम कर सके। आज मैं गवर्नमेंट स्कूल में चला जाता हूँ, क्या यहाँ की फैसिलिटी और वहाँ की फैसिलिटी में डिफरेंस मिलेगा? क्या रीज़न है उसका? यहाँ पे इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती है, वहाँ पे हिंदी मीडियम, और यहाँ पे टीचर्स अच्छे से ध्यान देते हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं। वहाँ टीचर अच्छे से ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है वहाँ ध्यान देते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ होती है, हर चीज़ में डिफरेंस होता है। वहाँ कुछ चीज़ें ज़्यादा है, यहाँ कुछ चीज़ें उससे और ज़्यादा है। तो आपको जो बेनिफिट्स मिलेगा, एडवांस बेनिफिट आपको यहाँ मिलेगा। आज अगर एडवांस टेक्नोलॉजी अगर देखें तो आज जिस तरह से प्रेजेंटेशन मैंने देखा है यहाँ पे, फूड से ही आपने इस तरह से एक आर्किटेक्ट किया है, अतुलनीय है ये बेनिफिट्स। मैंने आज देखा है इस तरह से, कुछ चीज़ें मैंने सोची थी वो चीज़ें मैंने यहाँ नोटिस भी की है, जो स्पेशली मैडम ने मुझे सारी चीज़ें दिखाई है। तो ये चीज़ें, ये एक्टिविटी एडवांस एक्टिविटी है, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। एक हमारा मेंटली प्रिपरेशन किया जा रहा है, आपकी स्किल्स डेवलपमेंट ओनली लर्निंग से नहीं दी जा रही है, आपको एक हाईटेक सॉल्यूशन दिया जा रहा है।
इससे क्या होगा, इससे आने वाले समय में आपको आने वाली चीज़ों से प्रिपरेशंस मिल रही है। बट वहाँ पे क्या होता है कि हाँ बुक लेकर के आना है, हैंड रिटन करना है, एग्ज़ाम आएगी, एग्ज़ाम देना है, पास होना है, एंड आगे आपको उसके लिए तैयारियाँ अलग से आपको करनी पड़ेगी। तो ये बहुत सारी डिफरेंस होती है। उसी डिफरेंस के कारण हम कहाँ स्विच करेंगे, हम यहाँ स्विच करेंगे। उसी तरह से गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ दे रही है डेफिनेटली वो बहुत अच्छी है। हर व्यक्ति के पास इस तरह से सॉल्यूशंस लेने योग्य नहीं होता है, तो वो गवर्नमेंट के माध्यम से जाता है, बट उसमें बहुत सारी क्राइटेरिया होती है, उस क्राइटेरिया को वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जो क्राइटेरिया प्राइवेट सेक्टर में करके दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर काम उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करेगा, गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही करेगा, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में आपको बेनिफिट्स लाभ आपको देगा। सर मेरा एक सवाल है सर, एक फैमिली में मान लीजिए 6 लोग हैं, तो कितने लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है? पूरे 6 लोगों का हो सकता है, अगर 10 से 12? सभी का हो सकता है, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होती। आपके फैमिली में कितने लोग हैं, फैमिली के रिलेशंस में सब लोगों का एज पर डॉक्यूमेंट्री के अकॉर्डिंग आपको सारे बेनिफिट आपको लाभ दिए जाते हैं। इंश्योरेंस में कोई लिमिटेशंस नहीं होती कि अगर 15 लोग हैं, हम 15 में से 12 को ही देंगे, बाकी 3 लोगों को नहीं दे पाएंगे। कुछ एज क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, तो उस एज क्राइटेरिया के लिए भी अलग अलग सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन होता सबके लिए, सारे बेनिफिट सबके लिए होते हैं। सर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और मेरा हेल्थ इंश्योरेंस स्टार से है, तो इसमें मैंने मेरा और मेरे दोनों बच्चों का लिया था, लेकिन अब चूँकि मेरी बेटी 25 क्रॉस कर गई है, तो उसे उसमें से निकाल दिया गया है कि अब वो उसमें एलिजिबल नहीं है। तो अब जैसे मुझे लाइफ इंश्योरेंस पर हेल्थ इंश्योरेंस लिए काफ़ी समय भी हो गया, लेकिन ऊपर वाले की कृपा मानेंगे कि अभी तक मुझे कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब जैसे मान लीजिए कि मैं 10 साल और जीऊँ और उसमें मुझे ज़रूरत ना पड़े हेल्थ इंश्योरेंस की, तो वो जो अमाउंट मैं इतने सालों से मैं जमा करती आई हूँ, क्योंकि 2 साल बाद तो मेरा बेटा भी उसमें से निकल जाएगा, तो उसका क्या होगा, वो अमाउंट का क्या होगा, वो अमाउंट क्या मेरे बच्चों को रिटर्न मिलेगा या किसी तरह का उसका बेनिफिट मेरे बच्चों को मिलेगा या नहीं मिल पाएगा? जनरल हेल्थ इंश्योरेंस होता है मैम, जिसमें आपको आपके द्वारा दिया गया पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन जो भी अगर आने वाले समय में क्लेम्स आता है, ये बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने कि क्लेम की आवश्यकता ही ना पड़े आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 सालों में। क्लेम में मिलने वाले जो बेनिफिट्स होते हैं, आपको वो बेनिफिट्स बढ़ा कर दिया जाता है, लेकिन आपका दिया हुआ पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन आज हमारी इंडस्ट्री, आज हमारी ये टाटा ग्रुप आपको उस तरह का भी सॉल्यूशंस दे सकता है कि आपका मेडिक्लेम आपका पैसा रिटर्न भी करेगा विथ मैच्योरिटी। तो आने वाले समय में ये हाईटेक सॉल्यूशंस बहुत एग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं, और डेफिनेटली जिस तरह से हम देखते हैं कि ये एक ग्रुप है जो एडवांस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले अपना कदम रखता है और उन सारे सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करता है जो और कोई नहीं दे सकता है। लेकिन हम यहाँ देखें कि अगर मेडिक्लेम मेरा अगर चल रहा है, उसका पैसा आने वाले समय में क्या होगा, तो वो हमें इस तरह से देखना है कि मैंने एक प्रोटेक्शन लिया है, एक अनसर्टेनिटी अगर होती है भविष्य में, तो मेरा वॉलेट मनी, मेरा बैंक डिपॉजिट मनी मुझे यूज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा यहाँ से लिया गया मेडिक्लेम मेरे लिए काम करेगा और पूरा अमाउंट मुझे हॉस्पिटल में या मेरे रिम्बर्समेंट के समय में मुझे पूरा प्रोवाइड करके देगा। ये एक तरह से एक डोनेशन हम इसको समझे, एक छोटा सा डोनेशन मैंने टिल द टेन्योर मैंने जब तक चलाना है मैंने तब तक पे किया है, और उसका लाभ मुझे अगर ज़रूरत पड़ता है तो मेरा बैंक वॉलेट और मेरा वॉलेट का पैसा वेस्ट नहीं होगा। तो इसको हमें इस तरह से ही देखना है। बट आने वाले समय में और भी बहुत सारी सॉल्यूशंस आ रही है, मेडिक्लेम में भी इस तरह से सॉल्यूशंस आ रहे हैं और आ भी चुके हैं, हमारे पास अवेलेबल है, जो आपके दिए हुए पैसे को भी मैच्योरिटी के साथ आपको प्रोवाइड करेगा। एंड एक लिमिटेड टाइम मेडिक्लेम में क्या होता है, आपको एक लॉन्ग टर्म टिल द आप जब तक कंटिन्यू चलाएंगे उसको आपको तब तक पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक सीमित समय तक 12 साल, 15 साल या 20 साल जब तक आप
पे करने का ऑप्शन लेंगे या 5 साल का भी अगर आप लेते हैं, बेनिफिट आपको 100 ईयर तक मिलेगा। तो इस तरह से सॉल्यूशंस आ गए हैं, अवेलेबल है अब हमारे इंडस्ट्रीज में। तो इस तरह बहुत सारे अब आने वाले समय में और भी अपग्रेडेशंस आ रहे हैं। सर जैसे लाइफ इंश्योरेंस करवाया है किसी ने, हाँ जी, तो लाइफ इंश्योरेंस के पहले तो पूरा हेल्थ चेकअप होता है, उसके बाद में ही लाइफ इंश्योरेंस किया जाता है। लेकिन कहीं कोई अनहोनी हो गई और जिसका इंश्योरेंस किया गया है वो व्यक्ति 1 साल के अंदर ही अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या फैमिली को फिर भी बेनिफिट मिलता है? बिल्कुल मिलेगा मैम। जैसे आपने बताया कि लाइफ इंश्योरेंस लिया है कस्टमर ने और उसका मेडिकल भी हो गया, मेडिकल हो गया है, दैट मीन्स कि कंपनी 100% श्योर इन्हें कोई डिसीज नहीं है और ये बिल्कुल हेल्थी पर्सन। ये सारे इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, एग्जामिनेशन होने के बाद कंपनी वो सम एश्योर्ड जितना भी लेता है 50 लाख, 10 लाख, 1 CR, अबव 1 CR जितना भी सम एश्योर्ड लेता है वो धनराशि उनके नॉमिनी को दिया जाएगा। कुछ क्राइटेरिया होता है अर्ली डेथ क्लेम। अर्ली डेथ क्लेम में अगर नॉर्मल डेथ क्लेम है और उसमें 3 ईयर के पहले अगर क्लेम होता है तो इन्वेस्टिगेशन होता है कि ऐसा क्यों हुआ। सपोज मान लेते हैं कि उनका मेडिक्लेम नहीं हुआ था और कंपनी ने ये उनके ओरल मेडिक्लेम, एक टेली MER होता है, टेलीफोनिक मेडिक्लेम होता है या वीडियो मेडिकल होता है जिसमें फिजिकल मेडिकल नहीं किया जाता है लेकिन कस्टमर का टेलीफोनिक मेडिकल किया जाता है। कस्टमर ने बताया कि मेरा सब कुछ ओके है, मुझे कोई डिसीज़ नहीं है, लास्ट 5 ईयर में मैं कभी हॉस्पिटल नहीं गया, मैंने कोई जांचें नहीं कराई है। उस केस में अगर अर्ली क्लेम आता है तो इन्वेस्टिगेशन टीम काम करती है और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टीम को अगर कुछ गलत पाया जाता है तो केस डिक्लाइन करके उनका पे धन, प्रीमियम अमाउंट जो भी होता है वो 20,000 हो या 1 लाख रुपये हो, उनके नॉमिनी को वो अमाउंट रिटर्न कर दिया जाता है। या अगर इसमें भी कुछ गलत तत्व पाए जाते हैं, अनएथिकल सेल्स पाया जाता है तो करने वाले का, सपोज अगर किसी इंश्योरेंस करने वाले कार्यकर्ता का या एम्प्लॉय का या किसी भी सोर्स का अगर उसमें डाटा मैनिपुलेशन पाया जाता है तो सभी के ऊपर इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सर डेथ अगर एक्सीडेंटल हुई है, एक्सीडेंट से हुई तो भी क्लेम मिलेगा? आफ्टर 24 आवर्स, पॉलिसी लेने के आफ्टर 24 आवर्स बाद अगर एक्सीडेंटल केस होता है तो जितना भी सम एश्योर्ड होता है वो डबल करके दे दिया जाता है कि मेरा एक कस्टमर है, उनको मैंने 1 CR का सम एश्योर्ड दिया है और एक्सीडेंटल बेनिफिट भी मैंने उसमें 1 CR दिया है, तो उनको 3 लाख करोड़ रुपीज़ उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा बिकॉज उनका क्लेम जो आया है वो अनसर्टेनिटी के कारण, एक्सीडेंट के कारण आया है। तो एक्सीडेंट का केस 24 आवर्स के बाद ही एप्लीकेबल होता है, इसमें कोई भी वेटिंग पीरियड वगैरह इस तरह से कोई भी चीज़ें नहीं होती। पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ होता है क्या या बिना पुलिस वेरिफिकेशन के भी क्लेम दे दिया? बिल्कुल पुलिस वेरिफिकेशन इसमें लगेंगे, FIR एंड MLC रिपोर्ट्स वगैरह, इसमें सारी चीज़ें मैंडेटरी है, वो सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। हाँ, डेथ क्लेम का जो 1 करोड़ रुपीज़ अमाउंट है वो इमीडिएट दे दिया जाएगा एंड एक्सीडेंटल का केस का अमाउंट जो है वो बाद में वेरिफिकेशन के बाद टीम उनको प्रोवाइड कर दी। सर मेरा एक सवाल है कि सर जैसे आपने बताया जनरल कैटेगरी में सर प्रॉपर्टीज़ का इंश्योरेंस कराया जाता है। सर जैसे मेरा एक, अगर बाई चांस वह किसी नेचुरल तरीके से जैसे भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया और उसमें अगर मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ तो क्या इंश्योरेंस मुझे पैसा देगा सर? बिल्कुल देगा, हमने किया ही है। हमारे विला, हमारा जो घर है, हमारा जो बंगला है, हमने उसको इंश्योरेंस किया ही इसके लिए है कि कल उसमें कोई भी बर्नर केस आता है या इस तरह से नेचुरल डिज़ास्टर से रिलेटेड कोई चीज़ें भी अनसर्टेनिटी होती है तो हमें 100% उसमें जो भी अमाउंट, क्लेम अमाउंट है वो हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद जैसे बिजनेस के लिए कोई किसी का शॉप है, किसी का ऑर्गेनाइजेशन है, किसी की फैक्ट्रियाँ हैं, उनको भी उसका जो भी बेनिफिट होता है उसको दिया जाता है। उनके एम्प्लॉय होते हैं, उनकी एम्प्लॉय को कोई अनसर्टेनिटी होती है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर मशीनरी में कोई किसी व्यक्ति का कोई डैमेज होता है, कोई व्यक्ति अगर चला जाता है तो उस केस में उस व्यक्ति को भी थोड़ा लाभ उसका दिया जाता है।
थैंक यू। Excuse me, sir. जैसे आपने कहा कि अगर किसी पर्सन की 1 साल में डेथ हो जाती है जिनका बीमा कराया गया है, और अगर उन्हीं के साथ उनके नॉमिनी की जो जो नॉमिनी हमने कहते हैं वहाँ पर दर्ज की गई है, अगर उनकी भी डेथ हो जाती है तो उस अमाउंट का क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि इंश्योर्ड व्यक्ति भी नहीं है एंड नॉमिनी भी नहीं है। राहुल अपने कार से जा रहा था एंड उनकी फैमिली भी उसी में थी, तो ये जो भी इंश्योरेंस अमाउंट है वो किसको दिया जाएगा? तो इस अमाउंट को क्लेम करने के लिए उनके फैमिली मेंबर में ज़रूरी नहीं है, उन जो रियल उनके फैमिली में से थे, जस्ट लाइक उनके बच्चे थे या उनके वाइफ है या माता पिता है, अगर माता पिता है तो माता पिता को दिया जाएगा। अगर वो नहीं है तो जो भी उनके ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, उनको दे दिया जाएगा। नेटिव पैलेस के क्लेम भी कर सकते हैं, नेटिव पैलेस भी अपने फैमिली मेम्बर का क्लेम ले सकता है। फैमिली ब्लड रिलेशन होना चाहिए, चाहे वो फादर के रिलेशन वाले हो या मदर के रिलेशन वाले हो, फैमिली ब्लड रिलेशन वाले को ये अमाउंट दे दिया जाएगा। एंड अगर उन्होंने किसी को असाइनी किया हो, सपोज कि किसी फ्रेंड को उन्होंने असाइनी की हो, तो असाइनी को भी कंपनी क्लेम देती है। तो सर ये असाइन आफ्टर बीमा होता है या बीमा जब हम करवाते तब? आफ्टर बीमा होता है, बिटवीन बीमा भी होता है। जब हम इंश्योरेंस लेते हैं उस समय भी हम असाइन कर सकते हैं। अगर कोई फैमिली में सपोज एक हमारे पास एक केस आया था कि वाइफ है, वाइफ के आगे पीछे कोई नहीं, अब वो किसको नॉमिनी बनाए? तो ऑब्वियसली उनको असाइनी बनाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली वो असाइनी बना सकते हैं। जिन्हें वो चाहते हैं असाइनी करना तो असाइनी बना सकते हैं। थैंक यू सर। सर अगर गुड मॉर्निंग सर। सर अगर कहीं पे एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं और उनके मम्मी पापा की डेथ हो गई, तो फिर क्या उनके बच्चों को जो पैसा लिया था उन्होंने वो क्या करना पड़ेगा उसको? वो उनके बच्चे क्लेम करेंगे। 18 ईयर के बिलो अगर बच्चों की एज है तो या तो वो वेट करेंगे टिल द 18 ईयर, 18 साल के पहले वो क्लेम नहीं करेंगे, 18 साल के बाद क्लेम करेंगे। आइदर वो क्लेम कर देंगे बट उनको अमाउंट जो है 18 साल के बाद विद इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। जो भी उनकी क्लेम अमाउंट है उस अमाउंट में और भी इंटरेस्ट ऐड करके उनके चाइल्ड को, उनके बच्चों को दे दिया जाएगा। ये जो बीमा होता है उसकी प्रीमियम जो भी जमा होती है, तो कंपनियां कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, कैसे तो करती है, जैसे स्वीकार हो मतलब वापस पेमेंट मिलता है? अगर आप गारंटेड सॉल्यूशन में जाएंगे तो हम गारंटेड गवर्नमेंट बॉन्ड के साथ में उसका पैसा आगे फॉरवर्ड करेंगे, गवर्नमेंट के साथ उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे। गवर्नमेंट यील्ड होता है जिसे हम बॉन्ड कहते हैं। गवर्नमेंट इंदौर में मेट्रो बना रहा, आपने टाटा से वेरीफाई किया, किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस लिया, तो जितना भी धनराशि है आपने गारंटेड सॉल्यूशन में दिया है, तो गवर्नमेंट का उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उस पैसे को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। और अगर आपको नॉन गारंटेड जाना है, मार्केट रिस्क के साथ जाना है, गारंटेड में आपको गारंटेड एक सर्टेन अमाउंट ही मिलेगा। मार्केट रिस्क में अगर जाएंगे तो आपको लमसम अमाउंट मिलेगा। आप वहाँ चॉइस कर सकते हैं कि आपको किस सेक्टर के फंड में, इसमें फंड होते हैं अलग अलग, किस सेक्टर के फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। बैंकिंग में करना है, म्यूचुअल फंड में करना है, मैन्युफैक्चरिंग में करना है, फार्मा में करना है, इंजीनियरिंग में करना है, जिस भी सेक्टर में करना है, केमिकल सेक्टर में करना है, एजुकेशन सेक्टर में करना है, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अलग अलग फंड्स होते हैं, उस फंड के अकॉर्डिंग उसकी सारी डिटेल्स होती है, वहाँ आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पेपर यह था कि आजकल तो डिजिटल हो गया, पर फर्स्ट टाइम जब फॉर्म भरे जाते हैं कहीं कहीं एजेंट के द्वारा थोड़ी सी मिस्टेक रही है, उसके कारण 100 मतलब एक आध के हिस्सा देखा है कि मिस होता है, फिर उसको पेमेंट नहीं होता। उसका सोल्यूशन कंपनी के पास क्या कोई भी क्या कर सकते हैं? फॉर्म अगर गलत कुछ तो भी एक आध प्रॉब्लम आती है कहीं सारे केसों में। प्रीवियस केस में प्रीवियस किसी की पॉलिसियाज है और उसमें कोई मिस्टेक है तो वो एंडोर्समेंट कर सकते हैं, और ये रूल है गवर्नमेंट के द्वारा ये बनाया हुआ रूल है।
सेक्रेटरी के द्वारा ही ये जारी किया जाता है। कोई भी करेक्शन करना है तो आप एंडोर्समेंट कर सकते हैं, अपडेट करना है तो अपडेट भी कर सकते हैं। कोई मिस्टेक अगर है तो मिस्टेक के लिए आपको एंडोर्समेंट करना है, जिसमें आपको बताना है कि पहले मैंने बाय मिस्टेक मैंने खुद ने भी ये गलती की थी या करने वाले ने ये मिस्टेक किया है, तो ये चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। सर जब एक इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें कुछ टर्म कंडीशन रहती हैं, वो क्या क्या होती हैं किस किस पॉलिसी की? जैसे एक्सीडेंटल क्लेम होता है तो वहाँ पर तो कुछ ऐसे होता है कि आप व्हीकल चला रहे हैं तो आपको मतलब आपने नशा नहीं कर रखा हो या ऐसा कुछ कुछ होती है उसमें कंडीशन, तो बता पाएँ उसमें क्या क्या कंडीशन रहती हैं? बिल्कुल कंडीशन यही होती है कि अगर एक्सीडेंटल केस है तो एक्सीडेंटल डेथ क्लेम आता है तो डेफिनेटली PMMER होता है उसका। वहाँ अगर कंपनी को पॉलिसी होल्डर ने पहले ही ये इंफॉर्मेशन दी है, ये सारे ऑप्शंस होते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मेरा लाइफ स्टाइल क्या है, उन्हें बताना होता है। देन कंपनी ने उसके बाद भी अगर उनको बेनिफिट दिया है, सॉल्यूशन दिया है, तो डेफिनेटली उनको क्लेम मिलेगा। आइदर अगर उन्होंने हेडन रखा है कुछ चीज़ें और बाद में अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है तो क्लेम रिजेक्ट होता है। तो ये जो क्लेम सेटलमेंट होता है सभी के अलग अलग कंपनी उसके, तो वो इसी के ऊपर डिपेंड होता है कि अनएथिकल प्रैक्टिस एंड जो हम हेडन करते हैं इन चीज़ों के कारण ये चीज़ें संभावनाएं ज़्यादा होती है क्लेम रिजेक्ट होने की। आज मैं स्वस्थ हूँ तो मुझे इतना ही बताना है मैं स्वस्थ हूँ और सारी चीज़ें, कल मेरे क्लेम में एक भी प्रॉब्लम नहीं आई या मेरे मैच्योरिटी में मुझे एक भी प्रॉब्लम नहीं आई। आज मैंने सॉल्यूशन दिया है, मेरा जैसे सर का क्वेश्चन था कि कोई मिस्टेक है तो आज मुझे 30 डेज़ का टाइम दिया जाता है। कोई मिस्टेक अगर है तो हमारे पास डॉक्यूमेंट आती है, उस डॉक्यूमेंट में हम देख सकते हैं कि सब कुछ करेक्ट है या नहीं। सिस्टम जनरेटेड होता है, हो सकता है कि किसी मैन मेड होता है सारी चीज़ें, तो उसमें हो सकता है करेक्शन करना पड़े या करेक्शन गलतियाँ हो जाती है सभी व्यक्ति से, तो करेक्शन के लिए सॉल्यूशन होता है। लेकिन हमें उस पर देखना है, सारी चीज़ें हमारे पास हमारे हैंड में ही होता है, क्योंकि इन चीज़ों को ध्यान में रखते ही हमें सारी चीज़ें बतानी होती है। देन उसके बाद कंपनी को अगर देना है तो देगी, नहीं देना है तो मना कर देगी। अब ये केस में बताता हूँ, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही और मेडिकल सेक्टर में ही दोनों किडनियाँ खराब हो गई। अब वो एक्सपेक्टेशन ये है कि आज उनको कोई सोल्यूशन मिल जाए। बॉम्बे हॉस्पिटल में महीने का 50,000 से 1 लाख रुपए का हर महीने का खर्चा है। मेडिकल सेक्टर में होने के बाद भी उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है। एज है 51-55 के आसपास है। मुझसे वो अनएथिकल प्रैक्टिस की डिमांड करते हैं तो मैंने मना किया, मेरा करियर है, मैं नहीं कर पाऊँगा, ये चीज़ें अनएथिकल है और ये नहीं करना चाहिए, ना आपको करना चाहिए और ना करने वाले को भी करना चाहिए। इससे सभी का लॉस है। तो ये चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए, ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। इस तरह के लोग आते हैं, हमें इन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए और एथिकल रूप में ही हमें काम करना चाहिए। सही जगह से ही आपको लेना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं इस तरह के सॉल्यूशन देने के लिए आपको घूमेंगे, आपको प्रेरित करेंगे, आपको उनसे बचना भी। आज हमें ये बहुत अच्छी बात है कि आज ये चीज़ें हम अपने सारे स्टूडेंट के साथ ये शेयर कर रहे हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता है या लेता है, लेकिन वो बिल्कुल जानकारी के साथ इस चीज़ों को काम करे। ये अथॉरिटी है उनके पास कि वो पूछे उस व्यक्ति से कि आप ऑथोराइज है, आप इंश्योरेंस देने के ऑथोराइज है, आपके पास अथॉरिटी है या नहीं, ये पूछ सकते हैं, डॉक्यूमेंट ले सकते हैं उनसे। देन आगे आप उनको बेनिफिट उनसे ले, ताकि आपको सही समय पे सही आपको बेनिफिट वो दे, सही जानकारियाँ के साथ आपको सही बेनिफिट आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको सारे बेनिफिट आपको प्रोवाइड करें। सर एक और सवाल था, जैसे मैडम ने बोला था कि नॉमिनी भी नहीं है और जिसने पॉलिसी ली थी वो भी नहीं है, उसकी भी डेथ हो गई है, तो ऐसी स्थिति में कौन क्लेम करेगा और कैसे होगा कि वही व्यक्ति है? जैसे अगर मानो ब्लड रिलेशन की आप बात कर रहे हैं तो वो व्यक्ति है, उसके पास में क्या प्रूफ रहेगा कि वो व्यक्ति ने ही क्लेम किया है? कोई व्यक्ति मान लो पड़ोसी आके बोल गया कि मैं इनका नॉमिनी हूँ या मैं इनका उत्तराधिकारी हूँ, तो वो कैसे प्रूफ होता होगा उसके अंदर? आप पॉलिसी में कैसे प्रूफ करते हैं उसके लिए? सपोज कि अगर इंश्योर्ड पर्सन का फैमिली से कोई नहीं, अब उसके नेटिव फैमिली से या फादर या मदर के फैमिली से वो क्लेम लेना चाहते हैं तो दिया जाएगा उनको सारे बेनिफिट्स। तो उनके सारे डॉक्यूमेंटरी प्रोसेस होते हैं कि ये वैलिडेशन है या नहीं। ये वैलिडेशन के लिए
टीम है, टीम काम करती है, वेरिफिकेशन करती है, उनका पूरा पुलिस वेरिफिकेशन भी अगर करना होता है तो वो सारी चीज़ें ले करके उनको प्रोवाइड किया जाता है। सर जैसा आपने कहा कि 90 दिन के बच्चे का भी इंश्योरेंस हो सकता है। मान लीजिए किसी बच्चे का इंश्योरेंस है ना? और वो मुश्किल से 12-13 साल का है, 14 साल का है और खुद ड्राइव कर रहा है गाड़ी और उस एक्सीडेंट में वो एक्सपायर हो जाता है बच्चा। तो इस स्थिति में क्या वो इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया जा सकता है? दो तरह से यहाँ क्लेम आए। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि वो खुद ड्राइव कर रहा था तो ये सही नहीं, तो यहाँ क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस बनेंगे। सम एश्योर्ड ज़्यादा है तो डेफिनेटली क्लेम रिजेक्ट होगा ही। एंड बच्चा ड्राइव करने के योग्य नहीं था, वो ड्राइव कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हुआ, तो यहाँ डेफिनेटली क्लेम उसका रिजेक्ट होगा। लेकिन उसका डेथ बेनिफिट उसको नहीं दिया जाएगा। उनकी फैमिली को मैच्योरिटी, जो भी आने वाले समय में मैच्योरिटी मिलनी रहेंगी, वो मैच्योरिटी उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो यहाँ डेथ क्लेम नहीं मिलेगा उनको, डेथ क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर किसी इंसान के पास में हेल्थ इंश्योरेंस है एंड उसे इंश्योरेंस लेने के बाद में अगर कैंसर हो गया तो कंपनी उसे बार बार पैसे देगी इलाज के लिए कि एक ही बार देगी? टाइम पीरियड होता है एंड सीए यानी कैंसर, ये इसका कोई सॉल्यूशन आज के समय में नहीं है, कोई मेडिसिन इसका नहीं है। तो ये कैंसर के टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 स्टेज। पहला स्टेज, दूसरा, तीसरा, थर्ड स्टेज है। उसको क्लेम मिलेगा अगर 3 साल के बाद अगर क्लेम आता है तो। अर्ली क्लेम अगर है तो डेफिनेटली पॉलिसी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, प्रीमियम वापस कर देंगे और उनको बेनिफिट का लाभ नहीं मिलेगा। ये डिजीज वो डिजीज है जो अचानक नहीं बनती। आज हमने पॉलिसी लिया, 6 महीने बाद ये बेनिफिट हमें देना है, इस तरह से बीमारी हो गई, तो ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली जो डिसीज़ होती है उन डिसीज़ के ऊपर मेडिकल साइंस ने ही उसका एक टाइम पीरियड बनाया है कि इसको होने में कितना समय लगता है, ये चीज़ें होने में कितना समय लगता है। तो ये एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही उसी प्रकार मेडिकल साइंस के साथ में ही इंश्योरेंस जो है पैरेलल होता है एंड उसी के साथ इसको देखा जाता है, उसके साथ में ही ये काम करता है। 3 साल के बाद अगर क्लेम आता है तो डेफिनेटली लाइफ टाइम उनको कैंसर के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए पैसा दिया जाएगा। जब जब उनका क्लेम आएगा, हर साल, हर महीने, जब तक वो जीवित रहेंगे उनको इसका लाभ मिलेगा। दूसरा केस होता है 6 महीने में भी अगर कैंसर का अगर इशू आता है, फीमेल बॉडी ऑर्गन्स में अगर हम यूट्रस का अगर देखें तो यूट्रस का डिसीज इंस्टेंट बनता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया है ये अगर 6 महीने बाद भी अगर होता है तो आपको 6 महीने बाद से कंटिन्यू टिल द पॉलिसी, अगर जब तक कस्टमर चलाएगा या बेनिफिट लेना चाहेगा, उसका ट्रीटमेंट, उसकी दवाइयाँ, सारी चीज़ों के खर्चे को वहन करके कंपनी को प्रोवाइड करें। और ये हमने देखा है, मैं खुद कर रहा हूँ, सारी चीज़ें बेनिफिट ला उनको कंटिन्यू मिल रहा है। आफ्टर 6 मंथ ही ये बेनिफिट उनको मिल रहा है। पर सर हमें इंश्योरेंस कौन सी कंपनी से लेना चाहिए? इसके लिए मैं अपनी कंपनी का तो यहाँ प्रचार नहीं कर सकता। यहाँ सभी कंपनियाँ गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही काम कर रही है, लेकिन सॉल्यूशंस किसके पास किस तरह का है वो आपको एनालिसिस करके आपके ज़रूरत के हिसाब से उस बेनिफिट को आप ले सकते हैं। सर ये कंपनीज में भी बहुत सी कंपनी फ्रॉड्स होती है। इंश्योरेंस कंपनी में कोई भी कंपनी फ्रॉड नहीं है। रेगुलेटरी के अकॉर्डिंग ही सभी कंपनियों को लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। लाइसेंस मतलब सपोज आप सभी जब 18 साल के होंगे तभी आप एलिजिबल होंगे ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, ड्राइव करने के लिए। जैसे मैडम का क्वेश्चन था 12 साल के पहले अगर क्लेम आता है तो क्या होगा, वो भी ड्राइव करने के दौरान अगर आता है तो रिजेक्ट होगा, डेथ क्लेम रिजेक्ट होगा, मैच्योरिटी बेनिफिट उनको दे दिया जाएगा।
तो उसी प्रकार लाइसेंस यहाँ गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी उसको देती है, और सभी इंडस्ट्री, फार्मा कंपनी को भी अगर फार्मा मेडिसिन बनाने की लिए कोई वो करना है, प्लांट डालना है, सारी चीज़ें करनी है, किसी भी सेक्टर में उनको लाइसेंस गवर्नमेंट से ही लेना पड़ता है, और गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही सारी कंपनियां चलती हैं। अब कुछ कंपनियां आई थी, कंपनियां कहने के लिए है, उन्होंने शब्द का उपयोग जरूर किया होगा या लोगों ने किया होगा, उसका हम प्रचार यहाँ नहीं करेंगे, बट वो अनएथिकल प्रैक्टिस के रूप में उन्होंने इंश्योरेंस नाम ले करके उसको काम किया है, बट होते थे वो चिट फंड कंपनी जो बताते हैं कि आप 1000 रुपये दे दो, आपको अगले महीने में मैं 2000 रुपये दूंगा। ये दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये आप समझ सकते हैं, आज हम गोल्डन पीरियड में चल रहे हैं और इंडिया में एजुकेशन सेक्टर में बहुत एग्रेसिवली काम हो रहा है, और जिस तरह से मैडम भी यहाँ पे आप सबके लिए जो डेवलपमेंट के लिए आप लोगों के लिए जो काम कर रही है वो अतुलनीय है। इन चीज़ों को देखते हुए हमारा एजुकेशन सेक्टर के साथ में जो हम देखते हैं, हर व्यक्ति एजुकेटेड है आज के समय में। आज के समय में अगर मुझे कुछ लेना है, सपोज मैं अपने घर के लिए एक एसी या रेफ्रिजरेटर में लेना चाहता हूँ, तो सबसे पहले हम गूगल करते हैं उसके क्या क्या फीचर्स हैं, कितनी रेटिंग है, वो सारी चीज़ें हम कंपैरिजन करते हैं दूसरी कंपनी से, जिसमें मुझे सही लगेगा, जिसका बेनिफिट मुझे ज़्यादा लगेगा, जिसका कॉस्ट मुझे मेरे लिए कंफर्ट रहेगा, जिसका कम खर्चे में मुझे ज़्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है, मैं उस कंपनी का बेनिफिट लेना चाहूँगा। तो उसी प्रकार R&D, मतलब आपको रिसर्च आपको खुद को करना जरूरी है। अगर आप इस तरह से नहीं कर पाते तो आप किसी की सपोर्ट ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, लेकिन आपको हर चीज़ों का एक बेसिक नॉलेज लेकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए। इंश्योरेंस करवाने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? बेसिक डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे फर्स्ट, अगर आपको हाईएस्ट बेनिफिट चाहिए, प्रोटेक्शन अमाउंट ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेडिकल भी होता है, लेकिन आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड लेटेस्ट फोटो, आपका ये बेसिक लगेगा। सर जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हमने लिया है, लाइफ इंश्योरेंस हमने लिया है और हमारी डेथ हो जाती है, तो उसका जो क्लेम है वो हमें गवर्नमेंट देती है कि कंपनी देती है? ये कंपनी देगी गवर्नमेंट के माध्यम से। सर हमने जैसे लाइफ इंश्योरेंस लिया तो उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा हर मंथ पे करना पड़ता है, और जब हमारी डेथ हो जाती है तो कंपनी उससे हमारा क्लेम देती है, तो उसमें एजेंट का क्या फ़ायदा रहता है? आज हम काम कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारा भी घर परिवार चलाना होता है। गुड मॉर्निंग। जैसे हमारे व्हीकल्स रहते हैं उसमें भी इंश्योरेंस होता है, जी, तो उसमें मीन्स जैसे अगर कोई व्हीकल का पार्ट चोरी हो गया है, कोई डैमेज हो गया है, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है? जैसे हमारा व्हीकल का इंश्योरेंस है, बाय एक्सीडेंटली कोई डैमेज हो गया या व्हीकल चोरी हो जाता है, तो उसका एक अमाउंट होता है, वो अमाउंट कंपनी आपको दे देती है। क्लेम हम करते हैं तो वो अमाउंट हमें दे दिया जाता है। उसके लिए कोई प्रोसेस होती है कि अगर चोरी हो जाता है, व्हीकल चोरी हो जाता है, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, 3 मंथ 90 डेज का एक टाइम पीरियड होता है। पुलिस वेरिफिकेशन होती है, सर्चिंग होती है, उसमें पुलिस सर्चिंग करती है, एंड सर्चिंग होने के बाद अगर फिर भी नहीं मिलता है तो उस अमाउंट को पुलिस वेरीफाई करके दे देती है कि आप ये मिलने नहीं वाला है। तो टाइम पीरियड 90 डेज होने के बाद आपको उस अमाउंट का पैसा आपके पास दे दिया जाता है। थैंक यू सर, आपने आपका कीमती समय हमें दिया, तो मैं पूरे साथ परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू।